दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, यह जुमले सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में भी बहुत मायने रखते हैं। सिर्फ 28 की उम्र में गायत्री जिन कड़वे अनुभवों से गुजर रही थी यह तो कोई हमदर्द ही समझ सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जिसके पैर फटे ना विदाई वह क्या जाने पीड़ पर आई। पिछले 3 वर्षों से गायत्री दुनिया के बदलते रंग देख रही थी। रोज़ उसके सामने अपने किसी घनिष्ठ रिश्तेदार का नकाब उतरता चेहरा होता था। गायत्री आज भी नहीं भूली वह मनहूस रात जब वह अपने पति व्योम के साथ जयपुर के मशहूर राज मंदिर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई थी। मैटरनिटी शो के बाद उन दोनों का चोखी ढानी में जाने का प्रोग्राम था। पूरी शाम वहीं बिताने के बाद डिनर करके ही वे लोग वापस आने वाले थे। अभी उनकी शादी को साल भर भी नहीं हुआ था। अभी तो वह हनीमून पीरियड में चल रहे थे। गायत्री बहुत खुश थी कि व्योम जैसा सुंदर सजीला नौजवान और मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत, और उसे क्या चाहिए था जिंदगी में। लेकिन हम जिस पल में जी रहे होते हैं दरअसल जिंदगी उसी पल में सिमटी होती। जो पल बीत गया वह वापस नहीं लाया जा सकता और वह जो आने वाला है उसके बारे में कोई नहीं जानता। चोखी ढानी से डिनर करने के बाद वे लोग लौट रहे थे तो एक अंधे मोड़ पर तेज गति से घूमते ट्रक पर उनकी निगाह नहीं जा पाई और व्योम चर से तेज गति से चलती बाइक में ब्रेक लगाए, परंतु वह बाइक को संभाल नहीं पाया। बाइक स्लिप हो गई। व्योम करीब 10 फीट दूर जाकर गिरा। गायत्री दूसरी तरफ गिरी नुकीली पत्थर से उसका सिर टकरा गया। वह अचेत हो गई। जब उसे होश आया तो हाथ खाली हो चुके थे। व्योम उसे छोड़कर जा चुका था। बेटी बेटी कहकर लाड लड़ाने वाले सास ससुर के लिए अब वह अपशगुनी हो चुकी थी। सास ने तो यह तक कह दिया था कि काश मेरे बेटे की जगह यह चली जाती। इसकी माँ के दो और भी बच्चे, लेकिन मेरा व्योम तो अकेला था। बातें हवा की तरह होती, चाहे कितनी भी दबे शब्दों में कही जाए एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंची जाती। जब गायत्री ने यह सुना तो वह अपने कलेजे के टुकड़े समेटने लगी। 13वीं के कार्यक्रम के बाद गायत्री के मम्मी पापा उसे अपने साथ ले जाने आ गए। सास ने तो जाती हुई गायत्री के सिर पर स्नेह भरा हाथ तक नहीं रखा। ससुर जी दरवाजे तक विदा करने जरूर आए थे। आती रहना बेटी, तुम्हारा ही घर है, ससुर जी ने देहरी लांघते हुए कहा था। सब जानते हैं इस तरह के वाक्य सिर्फ औपचारिकतावश ही होते हैं, दुनियादारी निभाने के लिए। बाकी सब तो कहे अनकहे की दुनिया है। गायत्री ने भी हामी में गर्दन हिला दी थी, लेकिन वह जानती थी कि अब इस दहलीज पर वह कभी वापस नहीं आएगी। देरी पर उसके पास जरूर ठिठके थे। यह वही दहलीज थी जिस पर उसने मेहंदी लगे पांव से चावलों से भरे कलश को ठोकर मारकर भीतर प्रवेश किया था। जीवन की कड़वी यादें गाड़ी के शीशे पर जमी धूल के समान होती। आगे बढ़ने के लिए धूल को साफ करना जरूरी ताकि रास्ता साफ दिखाई दे। गायत्री भी आगे बढ़ गई। माँ चाहती थी कि बेटी की जल्दी से दूसरी शादी कर दी जाए। अभी उम्र ही क्या है इसकी, कुछ भी तो नहीं देखा क्या है इसने। इस उम्र में तो लड़कियों की शादी तक नहीं होती और मेरी बेटी के साथ भगवान ने कितना अन्याय किया। जाहिर सी बात थी माँ ऐसा कहकर बेटी का दर्द बांटना चाहती थी। लोग जो उसे अपशगुनी कहकर अपराध बोध करा रहे थे उनसे बचाना चाहती थी। गायत्री की माँ उसके पिता पर हर रोज बेटी की दूसरी शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बाबूजी कुछ और ही सोच रहे थे। वे जानते थे जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने जा रहा है उसे अवश्य बदला जा सकता है, बशर्ते कि प्रयास सही तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। एक दिन पिताजी बोले, व्योम गायत्री को विधवा का चोला देकर चला गया, लेकिन गायत्री चाहे तो इस चोले की सफ़ेदी में रंग भर सकती। हम दूसरे पति के रूप में उसका सहारा क्यों तलाश रहें? क्यों ना उस सहारे को तलाश करें जो पहला पति उसके लिए छोड़ गया। माँ ने बिफरते हुए कहा, ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना छोड़ गया है व्योम? आपकी गोल मोल बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या बिना सहारे के बेटी की ज़िंदगी कट जाएगी? इतनी लंबी उम्र है, बिना साथी के दुनिया उसका जीना दूभर कर देगी। लड़का तलाश लो,
उम्र बढ़ने के साथ साथ लड़के मिलने भी कम हो जाते हैं। ऊपर से हमारी बेटी विधवा है, जल्दी बात नहीं की तो उचित वर नहीं मिलेगा। पिताजी बोले, कुबेर का खजाना तो देर सवेर खर्च हो सकता है, लेकिन वह खजाना जो व्योम इसे देकर गया है उसकी कोई बराबरी नहीं। व्योम तो चला गया, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी को सरकारी कोटे में आरक्षण मिलता है। यह गायत्री के लिए एक अच्छा संकेत है। मैं मानता हूँ कि मुझे बेटी के विधवा होने का दुख है, लेकिन जो विकल्प खुला है उसे अवसर के तौर पर देखना जरूरी है। मैं गायत्री को कोई कोर्स करवाकर उसकी अच्छी नौकरी लगवाना चाहता हूँ, ताकि उसका भविष्य स्वर्णिम बन जाए। यह वही खजाना है जो अंतिम सांस तक, हमारे दुनिया से चले जाने के बाद तक हमारी बेटी के पास रहेगा और उसे कोई छीन भी नहीं सकेगा। इसी खजाने के बल पर वह दुनिया से लड़ेगी, कोई उस पर उंगली नहीं उठा पाएगा। बेटी का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। पहले शादी कर दी तो आरक्षण गायत्री को नहीं मिलेगा। प्रकृति ने उसके साथ जो भद्दा मजाक किया है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य को जरूर सुधार सकता हूँ। माँ के माथे पर हल्की लकीरें जरूर थी। इसके कई महीने बाद गायत्री के ससुराल से उसकी सास का फ़ोन आया। वह गायत्री की शादी अपने भाई के बेटे के साथ कराना चाहती थी। गायत्री के पिताजी कोई भी कदम उठाने से पहले लड़के को अच्छे तरीके से जांचना परखना चाहते थे। उन्होंने लड़के को बुलाया और पूछा, तुम विधवा गायत्री से शादी क्यों करना चाहते हो? लड़के ने कहा, मैं उसे पसंद करता हूँ। पिताजी ने पूछा, पसंद कब से करते हो? लड़का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। उसके कुछ दिन बाद ही पता चला कि व्योम ने 50 लाख रुपए की टर्म बीमा पॉलिसी ले रखी थी, जिसकी नॉमिनी गायत्री। सास की इच्छा है कि घर का पैसा घर में ही रह जाए, इसीलिए उसने अपने भाई को विश्वास में लेकर यह प्रस्ताव गायत्री के लिए भिजवाया था। गायत्री पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। मेरा देवर भी अधिक ऐतराज नहीं कर पाया। उसे एक मलाल अवश्य था कि गायत्री कुंवारी लड़की नहीं थी। वैसे भी मेरा देवर विभोर भी कहाँ कुंवारा था। आजकल के ज़माने में नशा करने वाले लड़के कहाँ कुंवारे रह जाते हैं। गायत्री के पिताजी ने विभोर के बारे में सारी जानकारी हासिल की और जब उन्हें बीमा पॉलिसी के बारे में पता चला तो सास का सारा चक्रव्यूह उनकी समझ में आ गया। उन्होंने तुरंत ही रिश्ते के लिए मना कर दिया। इस तरह से कई वर्ष बीत गए। गायत्री पोस्ट ग्रेजुएट थी। उसने साइकोलॉजी में पीएचडी की और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके वह प्रोफेसर बन गई। बीमा पॉलिसी से मिले सारे पैसे से पिताजी ने गायत्री के नाम एक अच्छा सा घर खरीद दिया। अब जमाने भर की लोलुपता निगाहें गायत्री की तरफ। रिश्ते में चाची गायत्री के लिए रिश्ता लेकर आई। लड़का चतुर्थ श्रेणी में तकनीकी सहायक था। यह सुनकर गायत्री भड़क गई। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? एक प्रोफेसर के लिए यह रिश्ता? चाची ने कटु शब्दों में कहा, दूसरी शादी है तुम्हारी बिटिया रानी। यह नखरे कुंवारी लड़कियां दिखाया करती हैं। 30 बरस की होने को हो तुम, ऐसे में कुंवारा लड़का मिल रहा है, यह काफ़ी नहीं है क्या? यह कहते हुए गायत्री की चाची मुंह बनाकर चली गई। गायत्री तिलमिलाकर रह गई। उसकी आंखों में क्रोध भर आया, मन में विद्रोह पनपा। जब लोग मुझे इस तरह से देख रहे हैं तो मैं भी क्यों ना ऐसा करूं। गायत्री ने अपने लिए न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया। 3rd ग्रेड से लेकर राजपत्री अधिकारी तक गायत्री से विवाह करने के लिए तैयार थे। गायत्री ने उन्हीं में से अपने लिए एक इंजीनियर लड़के को चुना। रजत देखने में सुंदर और समझदार था। जिस दिन गायत्री का दूसरा विवाह हुआ, माँ बाबूजी की सारी परेशानियाँ समाप्त हो गई। गायत्री ने अपने लिए बेहतरीन विकल्प चुना था। इसका श्रेय पिताजी को जाता है। देर से ही सही, परंतु उन्हें समझ तो आया कि बेटी का आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिए। कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।